अब शहबाज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुश्किल वक्त ऑब्वियसली आते रहते हैं और पाकिस्तान की मैशत को हमने देखा कि उतार चढ़ाव, आपको पता है, बूम एंड बस साइकिल हमें नज़र आता रहा कि कभी पाकिस्तान की मैशत बड़ी अच्छी तरक्की करती रही और फिर एकदम से उसमें डिक्लाइन आया। लेकिन ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फिच की, अगर आप उसकी हाईलाइट दो कि जो पॉलिटिकल एंगल है लोग उसको ज़रा ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये जो उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक भी पाकिस्तान की मैशत एवरेज जो है वो 3.5% ग्रो करेगी। इज इट बेस्ड ऑन सम डेटा, हार्डकोर एविडेंस, या शायद जो हमारा अमूमी रवैया है कि जो हमारी इस वक्त जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स करेक्टिंग द इकोनॉमी, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने असेस किया है? देखिए, जब इस तरह की इंटरनेशनल जो फर्म होती है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, ऑल्दो इनके ऊपर भी एक बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन आया था जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से जो रिपोर्ट्स दी गई थी वो कोई इतनी पायदार रिपोर्ट नहीं निकली और पूरी दुनिया को क्राइसिस ने फिर इवेंचुअली हिट किया था। बट हैविंग सेड दैट, 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपने जैसे बताया, एक मूडीज है, एक S&P और तीसरी ये फिच है। इनकी रेटिंग्स की इतनी अहमियत होती है कि उसकी बेस के ऊपर किसी भी मुल्क को इंटरनेशनल मार्केट से जो कर्ज है वो मिलता है, किस रेट पे मिलता है वो इनकी रेटिंग्स डिटरमिन करती हैं। जैसे पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो नेगेटिव है, आउटलुक भी नेगेटिव है, CAAA1 इनकी जो है वो रेटिंग है, जिसका मतलब है कि अगर आज पाकिस्तान कर्जा लेना चाहे आलमी मार्केट से तो उसको 13-14% इंटरेस्ट रेट से कम वो कर्जा नहीं मिलेगा। इतनी बुरी रेटिंग है। यही एजेंसी अगर हमारी रेटिंग को इम्प्रूव कर दे, हमें पॉजिटिव आउटलुक दे दे, तो हम शायद 8-9% पे कर्जा लें, तो इस हद तक इनकी अहमियत होती है। फिर ये जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं ये सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं होती, जो इसके इन्वेस्टर जो इनके होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये रिपोर्ट्स जाती हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी आप देखें तो इनके क्लाइंट की ही तरफ, उसमें जहाँ से रिपोर्ट लीक हुई है, क्लाइंट जो है उसको इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी, जो डिटेल्ड रिपोर्ट 75 पेज की है। जो इसका जो क्रक्स है सारी रिपोर्ट का, जो आपका सवाल था कि क्या ये एक ऐसे हेरसे है या बस उन्होंने बात कर दी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हर एक जो इंपॉर्टेंट आपका मैक्रो और माइक्रो टारगेट है वो 75 पेज की रिपोर्ट के अंदर डिस्कस हुआ हुआ है। और उसका जो निचोड़ है वो ये है कामरान कि जो इनका ऑपरेटिव एक सिर्फ इकोनॉमी की हद तक वो जो बात कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल बड़ा इसके अंदर एक वो क्या कहते हैं मसाला काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डाल दिया है। वो ये जो इनका ऑपरेटिव जुमला नाज़िम वो ये कि वी एक्सपेक्ट दैट पाकिस्तान इकोनॉमी विल अंडर परफॉर्म इट्स की रीजनल पीयर्स ओवर द कमिंग 10 ईयर्स। और ये 10 साल की बात कर रहे हैं, 2023 से लेकर 2033 तक की ग्रोथ इन द कंट्री विल एवरेज जस्ट 3.5% ओवर द 10 ईयर्स, अबाउट हाफ ऑफ द पेस ऑफ ग्रोथ इन बांग्लादेश एंड इंडिया। ये मतलब जो इस वक्त भारत और बांग्लादेश में जो तरक्की की रफ्तार होगी अगले 10 साल में, पाकिस्तान में उसकी में जो इसकी ग्रोथ उससे आधी होगी। और जो एवरेज रेट ये बता रहे हैं 10 साल का वो 3.5% ग्रोथ का है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे हम पहले कई दफा बता चुके हैं 2.6% है। और अगर पाकिस्तान ने बेरोजगारी में, गुर्बत में कमी करनी है तो उसको 7% से लेके 8% तक सालाना ग्रो करना है। और यहाँ पे ये रिपोर्ट बता रही है कि 3.5% एवरेज रेट रहेगा। और अगर इसका ब्रेकअप भी कामरान अगर आप देख लें, किसी भी साल में जो ग्रोथ है वो 4% को हिट नहीं कर रही, तो 10 साल का उन्होंने ब्रेकअप भी दिया हुआ है। इस साल का उनका नंबर है 3.2% का, फिर 3.8%, 3.8%, 3.7% कम हो जाता है उसमें 2028 में जाके, इसी लेवल पे रहता है ये 2033 तक। यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक आपको पता है कंपैरिजन भी होता है। 2019 में जो GDP पर कैपिटा पाकिस्तान की थी वो इंडियन GDP पर कैपिटा के 71% के बराबर। तो कह रहे 2033 में बजाय ये बढ़ने के लेवल को इंप्रूव हो, ये GDP पर कैपिटा जो पाकिस्तान की है वो इंडियन GDP पर कैपिटा के 51% के रह जाएगी। तो ये एक बड़ी ही एक अलार्मिंग फाइंडिंग है। और ये तसलसल उस चीज का होगा जो हम बहुत सारी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर द IMF प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट अच्छा, इसमें मैं जो इसीलिए आपसे पूछा कि क्या ये किस बेस के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि इशू इसके अंदर ये है कि हम ऑब्वियसली एक प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत को रिवाइव करना है। और आपको पता है कि वो SIFC हो या जो बाकी इनिशिएटिव्स हों, फिर CPEC की हम बात करते हैं सेकंड फेज की, तो इसका मतलब है कि अगर फिच की रिपोर्ट को सामने रखें तो क्योंकि अगर तो पाकिस्तान के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब से, UAE से या चीन भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करता है, तो उसके नतीजे में तो आपके यहाँ ग्रोथ आनी चाहिए ना। और सेकंड फेज CPEC की बात करें तो उसमें जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे जो सनसेट इंडस्ट्री है यहाँ पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिच जो है
ऐसी कोई बड़ी ड्रामेटिक शिफ्ट अगले 10 सालों में पाकिस्तान की मैशत में नहीं देख रहा। इसका मतलब है बिल्कुल ऐसा ही। एक और जो चीज़ कामरान मसला ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत में जो लोग फैसले करने वाले हैं, अपनी ख्वाहिशात को वो खबर और फैसले बना के दूसरे ममालिक की तरफ से वो सेल करते हैं। सीपेक फेज़ 2 कोई नहीं है, ठीक है। अभी तो सीपेक फेज़ 1 के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। और जो पाकिस्तान के जो इस वक्त जो कर्जों की सूरत हाल है, जो डेट लेवल जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, उसके बाद तो चाइनीज़ बड़े स्ट्रेट अवे आपको कह रहे हैं कि आप मजीद बड़े मंसूबे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप क्या फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। मतलब जो आपका मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है सीपेक का, जिसकी जो कॉस्ट थी 2022 में अप्रूव हुई थी $10 अरब, चाइनीज ने कहा कि इसको छोटा करे, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। ये हमने चाइनीज के कहने पे उसको $6.7 बिलियन का कर दिया। अब चाइनीज हमें कह रहे हैं, जो कि सही कह रहे हैं, कि आप $6.7 अरब का मंसूबा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसको फेजेस में कर लें। और पहली फेज चीन कह रहा है कि $1.1 अरब की कराची से हैदराबाद, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि कम से कम कराची मुल्तान कर दे $3.3 अरब की। तो ख्वाहिशात में बड़ा फर्क है। फिर इसी तरीके से SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो बात है, उसमें भी सरमायाकारी के लिए जो बात वो कर रहे थे कि जी बढ़ेगी, आएगी, $60-70 अरब की भी बात हुई। फिर कहा कि नहीं, सऊदीज और गल्फ से बिल्कुल ये तैयार है। इस रिपोर्ट के अंदर जो फोकास दिए हुए हैं, जो फिक्स्ड हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, ये भी अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ कामरान 10 ईयर्स, 14 ये आपके इस साल जो खत्म हुआ 12%, 12% ऑफ द GDP था। ये 25 में भी ये जो साल शुरू हो चुका अनचेंज 12% के ऊपर, फिर आगे जाके 11.9%, 11.7%, 11.6%, 11.5%, 11.4%, 11.3%, 11.2% और 2033 में 11.1%। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स ये कम दिखा रहे हैं बजाय बढ़ने के। मतलब वही पीस मील में जो हमारा एक टिपिकल टेम्पलेट रहा है कि हम क्राइसिस में ही अपेरेंटली इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहेगा, फिर जो हम इंजेक्शन जो करते हैं, हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद करते हैं, तो उसी तरह का कोई रहेगा, कोई फंडामेंटल चेंज उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। एंड आई थिंक उसके अंदर जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसको भी इन्होंने यूजली तो ये टच नहीं करते, उसको भी इन्होंने टच किया है कि एटलीस्ट जो 18 महीने के लिए तो ये गवर्नमेंट उनको लग रहा है कि ये रहेगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट नहीं रहती तो उसके बाद भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि एक जो एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है उसके आने का इम्कान है। अब ये जो इसके ऊपर भी कई लोगों ने सवालात उठाए, क्योंकि इस तरह की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं आमतौर पर वो पॉलिटिकल इश्यूज पर इतना बात नहीं करती, तो इसकी क्या बेसिस हैं, क्या उन्होंने किस बेस के ऊपर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि शायद ये गवर्नमेंट जो है 18 महीने तो निकाल जाए, और अगर उसके बाद इसको जाना भी हुआ तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी। देखिए कामरान, एक तो इन जनरल ये कमेंट्स करते रहे इस हद तक कि जी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, उस हद तक तो ये रेटिंग एजेंसीज भी, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह सारे कमेंट करते हैं। बट जिस तरीके से ये जो इस रिपोर्ट के अंदर जो फिच की बेसिकली जो उसकी एक डायरेक्टली ओन कंपनी है BMI, उसने इसमें जो कमेंट किया, मैंने बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, एजेंसीज की, उसमें मुझे इस तरह की जो कमेंट्री है, इतनी बोल्ड और नेकेड किस्म के उन्होंने कमेंट्स किए हैं। इसके दो तरीके हैं इसके इंटरप्रिटेशन। एक तो हम कहेंगे जी उन्होंने क्यों किया, दैट इज द वन रिएक्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, जी उनकी क्या जरूरत है, उनका क्या काम है। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है, दुनिया उसको कैसे रीड कर रही है, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रही है, और जिस तरीके से दुनिया उसको इंटरप्रेट कर रही है, ये आम कंपनी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 कंपनीज हैं, जिसमें से एक ये है। वो उसकी जो रीडिंग इंटरप्रिटेशन है, ये फिर जैसा मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ क्लाइंट्स तक जाती है। जैसे USIP का जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, उसके अंदर कोई आर्टिकल छपता है तो वो USIP जो है वो पूरे दुनिया के अंदर जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वहां तक वो जाता है। तो ये इनके इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो फिर लोगों का माइंड फ्रेम करने में वो अहम रोल प्ले करते हैं। इनके चूंकि ये बड़े खतरनाक किस्म के जुमले हैं इस रिपोर्ट के अंदर, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, दुनिया के लिए ये शायद और इसका पर्सपेक्टिव होगा। 2 जुमले अगर कामरान इसके जो ऑपरेटिव है ना पॉलिटिकल के, एक जो आपने भी बात की कि डिस्पाइट सेवरल सक्सेसफुल लीगल अपील्स, अपोजिशन लीडर इमरान खान विल रिमेन इम्प्रिजन्ड फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। यहाँ पे पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया कि एक
लीडर को गवर्नमेंट ने बंद रखा, गवर्नमेंट ने या अच्छा, ये जो प्रेडिक्शन थी ना वैसे इजियर है आपको, अगर आप इस वक्त मारूजी हालात देखें जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान टसल है, तो आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट कि शायद गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस उसके अंदर इमरान खान के लिए कुछ स्पेस बनती नजर नहीं आ रही। बट नो, द पॉइंट इज दुनिया इसको कैसे रीड कर रही है। बात आपकी ठीक है, राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन दुनिया इसको कैसे देख रही है? वो जेल में रहेंगे बावजूद उनको जो रिलीफ भी मिल रही है। और दूसरा जो आगे बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उन्होंने ये अनरेस्ट की भी बात की है कि अनदर अगर वो इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर अर्बन सेंटर्स में प्रोटेस्ट हो सकता है, और इवन के जो पिछले एक हफ्ते से दो के अब गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जो तहरीक लब्बैक है, वंस अगेन उन्होंने एक हफ्ते से इस्लामाबाद को यरगमाल बना के रखा था। दो के ठीक है, उनकी कॉज जो भी हो, इसमें पहले भी फैजाबाद धरना केस के अंदर एक एस्टैब्लिश हो गया था कि आप अगर जो प्रोटेस्ट करता है उसके राइट्स हैं, तो जो आम सिटीजन है उसके भी राइट हैं, तो आप एक जगह मुख्तस कर दें, वहां पर प्रोटेस्ट करें। तो ये जो मैसेजिंग हम करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इनको लाके बिठाया गया था इस वजह से, इस तरह की जो मिक्स सिग्नलिंग करते हैं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर 50 क्यों करेगा पीटीआई 50 लोगों को इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के किसी भी कोने में इकट्ठा नहीं कर सकते, उस पर क्रैकडाउन हो जाता है। तो एक 2014 में उन्होंने कर लिया था, सबको पता था, क्योंकि पीछे सपोर्ट थी, वो चीजें पब्लिकली हो चुकी है, अब ऑन किया जा रहा है इस चीज को। तो आज अगर वो 6 दिन के बाद उनका धरना अगर खत्म हुआ है, जिसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली हुई है, तो 6 दिन वो किसी की मर्जी के साथ ही बैठे हैं ना। वो कौन है, इसका जवाब हुकूमत हमें दे। और इसकी कॉस्ट जो है वो आपका मुल्क पे करता है, और क्योंकि जो इंटरनेशनल या लोकल भी इन्वेस्टर है वो तो देखता है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जुडिशियल क्राइसिस। पाकिस्तान का जो वजीर दिफा है वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होने जा रहा है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन होने जा। इसका जो ब्रेक पे जाने से पहले इसका जो एक ऑपरेटिव जो एक जुमला है ना, वो एडीबी का भी ब्रीफली जिक्र कर लेते हैं। ये जो फिच की रिपोर्ट के अंदर जो आप बात कर रहे थे कि दुनिया इसको कैसे देखती है और पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इंटरप्रिटेशन है। नाज़रीन, कोट एंड कोट है, व्हाइल पाकिस्तान's establishment parties were successful in creating a new coalition government following the Feb elections, the strong electoral performance of independent candidates backed by jailed opposition leader Imran Khan suggests that there is a significant dissatisfaction with the current political elite। जो जुमला है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हम कहते हैं कि PMLN की हुकूमत है जिसको सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्तेहादी जमातें कर रही हैं। फिच ने इसको PMLN पीपल्स पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बोला, वो बोल रहे हैं कि वाइल पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज, तो ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इक्तदार में है उनको एस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज लेबल किया है फिच ने अपनी रिपोर्ट में। बहरहाल अब हुकूमत कामरान इसके ऊपर को कमेंट देती है या नहीं, मेरे ख्याल ब्रेक पे चलते हैं। लेकिन एडीबी की भी एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने ज्यादातर उनकी जो कमेंट्री है वो महंगाई के हवाले से ही है कि जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में इस साल भी वो 15% रहेगा। हुकूमत का हदफ 12% का था। इसका मतलब है महंगाई एक दफा फिर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगी।